काफ़ी दुकान तो फेमस है इस नाम से कि फला जगह चाय सुट्टा की दुकान है जो बहुत फेमस है और लोग शौकिया जाते हैं। फला मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई इसलिए मैंने पीना शुरू कर दिया। मैं बीवी मरी हुई थी और बीवी के सामने बैठ के लास्ट के बाद बैठ कर खूब पी रहा था। वो बोलेंगे कि सर अगर आपकी बात मानी होती तो आज शायद मेरा पेशेंट और मेरा सुहाग जिंदा होता। मेरा पेशेंट हमारे पति हमारे सामने नहीं होते मगर हम सिंदूर तो लगा रही होती। वो धीरे धीरे गया छत पर से धड़ाम से कूद गया। जाना ना पड़े इसलिए। हाँ जाए नहीं छत से कूदा और फरार हो गया। वो तो एडिक्ट है, ये ड्रग एडिक्ट गांजा का पेशेंट है और एक दूसरा एडिक्ट है वो गेम का। वो रात भर वो गन चलाता रहता है और रात भर जगता सोता नहीं है। 6 दिनों का सोया नहीं है, गन चलाता रहता है बस। आपको एक बहुत मज़ेदार वाक़या बता रहा हूँ। हमारी टीम गई लाने के लिए पेशेंट को, बीच में पुलिस वालों ने रोक लिया। रोका तो शीशा जब नीचे हुआ तो चिल्लाना शुरू किया कि मुझे किडनैप कर लिया गया, किडनैप कर लिया, किडनैप कर लिया। चारों तरफ पुलिस थी, चेकिंग चल रही थी उस वक्त। किडनैप कर लिया। अब पुलिस वालों ने बंदूक तान लिया, सही में किडनैपिंग हो गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज एक संस्था में बैठे हुए हैं इसलिए क्योंकि इस मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी तब हो जाता है जब हम इस जो समस्या हमारे समाज में पनप रही है उसको बीमारी नहीं समझ के ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें सामान्य सी हैं। आज हम बात करेंगे नशे पे। नशा एक ऐसी लत बनते जा रही है जो युवाओं में तो दिख ही रही है, इसके साथ साथ अब तो हर जगह ही नज़र आती है। छोटे बच्चे भी कई बार नशा के आदी पाए जाते हैं और वो नशा छुड़ाने में कई लोगों की हालत ख़राब भी हो जाती है। जैसे सर है, आज हम नशा मुक्ति केंद्र में हैं। अभी सर से हम बात करेंगे, समझेंगे कि ये किस किस आयु में किन किन बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। गांव के बच्चों में ज़्यादा केसेस आते हैं या शहरों में, क्या कारण होता है कि लोग इस तरफ ज़्यादा झुकाव उनका होने लगता है। ये सारी चीज़ें क्योंकि एक सभ्य समाज में माना जाता है कि ये सारी चीज़ें ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक ड्रिंक किया हुआ इंसान ये उसकी मानसिक स्थिति ये नहीं होती है कि वो समझ पाए कि वो अपने घर में है, एक महिला का कितना सम्मान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो कहीं भूल सा जाता है और लोग कहते हैं कि वो एक पागलपन की स्टेज में पहुंच जाता है जो ड्रिंक करता है। आपका स्वागत है। एक छोटा परिचय पहले मैं चाहूँगी। मेरा नाम सच्चिदानंद यादव है, मैं एहसास नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर हूँ जी। मुझे पहले ये बताइए कि किस आयु के बच्चों में या किस आयु में ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं? जैसे नशे की शुरुआत जो होती है कुछ आयु से नहीं जोड़ सकते वो, मगर देखा जाता है कि जो बच्चा स्टार्ट करता है वो 12 साल से लेके स्टार्ट हो जाता है। जो पेशेंट होता है नशा पहला स्टेज वही स्टार्ट हो जाता है। हाँ 12 साल के स्टेज स्टार्ट हो जाता है और 16-17 साल की उम्र में अधिकतर 20 साल की उम्र में जाते जाते वो व्यक्ति पूरी तरह से एडिक्ट हो जाता है पेशेंट को। और समाज में बहुत तरह के नशे हैं और जहाँ ये देखा गया है पेशेंट को कि ज़्यादातर मरीज वो होते हैं जो शुरुआती उम्र में शौकिया रूप से स्टार्ट करते हैं या कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, ये है क्या थोड़ा देखते हैं चेक करके, और इसी में वो स्टार्ट करके वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाते हैं उसके। अच्छा, सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ देखने को मिलते हैं? शहरों में ज़्यादा होते हैं या गाँव में ऐसे केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं? देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं जो शहर में ज़्यादा मिलते हैं और देहातों में कम मिलते हैं। जैसे अल्कोहल के केस हैं जो देहात में ज़्यादा मिलता है, शहरों में थोड़ा उसके लेवल कम होता है। मगर ये नहीं कि देहात और शहर दोनों बराबर है अल्कोहल के मामले में। ड्रग्स के मामले में ड्रग्स सबसे ज़्यादा शहर में मिलता है। ड्रग्स मतलब कि जो स्मैक है, अफीम है, कोकीन है, ये सब शहर में ज़्यादा मिलता है, देहातों में कम। इसके बारे में परिचय बहुत कम लोगों का होता है और इसका प्रसार ये भी हो सकता है कि ये बहुत महंगे होते हैं इसलिए गांव के लोग इसे खरीदना नहीं चाहते। नहीं, महंगे तो होते हैं मगर इनके बाद वो जगह नहीं होती है ना वहाँ तक जाने की बात होती है। शराब तो देहात में आसानी से मिल जाता है, पता लिखा रहता है शराब की दुकान, उनको पता है शराब की दुकान लिखी होती है, यहाँ शराब मिलेगी। मगर इसमें कोकिंग की दुकान रहती नहीं है इसलिए उनको पता नहीं होता। ये अवैध होता है तो अवैध रूप से बेचा जाता है समाज में हमारे, तो इसलिए उनको पहुँच नहीं होती है। और शहर में लोग होते हैं वो जागरूक थोड़ा होते हैं और उनके जो दोस्त यार होते हैं ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या मिल जाती है, वो आराम से ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है नशे की तरफ झुकाव का? नशे की तरफ झुकाव के बहुत से कारण, एक कारण नहीं है। अब मैं आपसे पहले ही बताया कि जब शुरुआत में जो मरीज होता है वो स्कूली जीवन में जब जाता है तो उसके दोस्त होते हैं वो किसी शौकिया रूप से स्टार्ट करते हैं या कहते हैं ये टेस्ट करो, ये देखो ये क्या है, या बगल वाला दोस्त कर रहा होता है तो वो देखता है कि ये क्या है, नशा कर रहा होता है तो पूछता लाओ। जैसे अभी देखिए हम लोग लाइफ में देखा गया है कि जैसे पहले लड़के क्या आते थे सिगरेट पीते थे, उसके साथ चाय पीते थे, चाय की दुकान में बैठते तो सिगरेट और
चाय दोनों चलती है। तो लोग कहते हैं सिगरेट और चाय पीने से बहुत मज़ा आता है पीने में, तो लोग पी लेते हैं। अब दोस्त दूसरा देख रहा है कि मेरा दोस्त एक बड़ा पी रहा है, तो हम भी एक बार टेस्ट करते हैं, और टेस्ट में शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा समाज इसको एक्सेप्ट भी तो करता है। जैसे अभी आप चाय सुट्टा की बात कर रहे हैं, ये लेके लेबल बनाया जाता है। काफ़ी दुकान तो फेमस है इस नाम से कि फला जगह चाय सुट्टा की दुकान है जो बहुत फेमस है और लोग शौकिया जाते हैं। तो हमारा समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है ना ये सारी चीज़ें, तभी तो ऐसा देखिए नाम कुछ ऐसे नशे हैं जो समाज एक्सेप्टेबल कहता है, वो नशा के रूप में मानता ही नहीं है उसको। जैसे खैनी है, कहता है हमारे बुजुर्ग भी खाते आ रहे हैं, तो नशा है ही नहीं है। मगर नशे को देख लीजिए, आज क्यों नशा है, क्योंकि उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। जिस पदार्थ से हमको शारीरिक और मानसिक हानि हो, वो नशे की श्रेणी में आप रख सकते हैं। कोई भी पदार्थ जो शारीरिक और मानसिक रूप से हानि पहुंचा रहा है, वो नशा है। अब ये होता है कि समाज किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत समाजों में देखिए, शादी विवाह में भी शराब धड़ल्ले से चलती है, अलग अलग से काउंटर बना दिया जाता है, यहाँ पे आप जाकर शराब पी सकते हैं। न्यू ईयर की पार्टियाँ जहाँ होती है, वहाँ शराब की बोतलें रखी रहती है, आराम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, मगर खैनी गुटखा हुआ, शराब, ये लोग सोशली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मगर बहुत लोग होते हैं सोशल ड्रिंकर, कहते हैं हम सोशल ड्रिंकर हैं, हम तो कभी कभी लेते हैं, रात में रोज़ लेके पी जाते हैं। वो कहते हैं पी जाते हैं, मगर वो जैसे उनको नहीं मिलता है तो उनको शारीरिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझिए नशे में हैं आप, और ये बीमारी आपको पकड़ ली है। अब भले आप सोच रहे हो कि नहीं हम सोशल ड्रिंकर हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी कोई वर्ड है क्या, सोशल ड्रिंकर? सोशल ड्रिंकर का मतलब ये होता है कि सामाजिक रूप से एक्सेप्ट हो, ज़्यादा उसका अफवाह ना फैलाया जाए। अच्छा जी, ऐसा भी होता है। हाँ, सामाजिक सोशल ड्रिंकर का। अच्छा, मुझे ये बताइए कि किसी ऐसे केस के बारे में बताइए जिस मरीज को आप लेने गए हो और परिवार वालों को ये महसूस ही ना हो रहा हो कि मतलब मेरा बेटा नशे का लती है। मतलब एक होता है ना कि आदमी भले ही उससे कितनी भी परेशानी झेल रहा हो उस मरीज से, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार होता है कि मेरे बच्चे को इस तरह की बीमारी है। देखिए बहुत ऐसे लोग होते हैं कि देखा जाता है, जैसे हम लोग बहुत घर वाले आते हैं, घर में हर परिवार में 10 लोग रहते हैं, और जो परिवार में जो लोग रहते हैं ना, हर सबका एक मत होता है, अलग अलग मत होता है। बेटा माँ चाहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कभी पिता चाहता है कि मेरा बेटा ठीक हो, तो पत्नी नहीं चाहती है। तो बहुत मतभेद होता है लोगों में, और जब जिस परिवार में अगर एकजुटता आ जाती है, उसमें नशा नहीं पनप पाता है। वहीं पनपता है जहाँ नशा, जहाँ एकजुटता नहीं है परिवार में। और कहीं न कहीं देखा जाता है कि नशा वहीं पनपता है जहाँ पे पिता पहले से कर रहा हो कोई छोटा मोटा नशा, जैसे खैनी खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, या फिर शराब भी पी रहा हो, वहाँ तो समझ लीजिए वहाँ तो पनपेगा नशा, निश्चित तो समझिए। हम लोग कई केसेस में देखे हैं कि हम लोग पेशेंट को लाने जाते हैं, हमारी टीम जाती है लाने के लिए पेशेंट को, घर वाला ऑथराइज करते हैं कि जाइए लेके आइए, हमारे बेटी को नहीं पाते हैं। तो ये सुना जाता है कि उसकी माँ तैयार नहीं होती है, या फिर उसकी बहन नहीं तैयार है। हाँ, कहती वो लड़का मेरा बिगड़ा नहीं है, मेरा भाई बिगड़ा नहीं है। पिता टाइट है, जानता है कि वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि नुकसान तो सबको हो रहा है, मगर एक ममता होती है, भाई का प्यार होता है, वो घींचे लेके चला जाता है, उसको गलतियाँ नहीं दिखाई देती है। कहते थोड़ा सा पीता है, नौटंकी करता है, उम्र है, अगर जवानी है तो करेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, अब कब करेगा। मगर एक जब जवानी ख़त्म हो जाती है तो फिर रोते हैं लोग। समस्या आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, समस्या आती है। अच्छा, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जिनको आदत नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है, जैसे हफ्ते में कभी एक बार ले लेना या किसी फंक्शन में लेना, उनको भी माना जाए कि वो भी नशे की लती है। क्या पहचान क्या होती है किसी इंसान की कि वो एडिक्टेड है? देखिए, जो कभी कभी लेता है, हफ्ते में एक बार लेता है, तो वो लती नहीं है, वो बीमारी का शिकार नहीं है। मगर वो लोग हैं जो उसके बिना नहीं रह पाते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, एकांत में रहने का मन, उदास रहना, उसके बिना, नशे के बिना। मतलब कि आप जब उसको नशा ना मिल पाए और उसके बाद ये लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाए, उसके बेचैनी होना, घबराहट होना, उदास रहना, एकांत में रहना, बहुत चिड़चिड़ापन होना, ये बहुत ऐसे लक्षण होते हैं। हाथ कांपना, पेट जलन होना, पेट में मतलब गैस बनना, ये एक ऐसे लक्षण है जो बताता है कि आप पूरी तरह से एडिक्ट होने के श्रेणी में आ चुके हो। कभी कभी धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग है ये, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पी लिए और उसके बाद आप छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ही सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन बहुत जगह ये भी सुनने को आता है कि जैसे परिवार कि किसी तनाव की वजह से हमने पीना शुरू कर दिया, या फला मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई इसलिए मैंने पीना शुरू कर दिया, मैं इस परीक्षा में फ़ेल हो गया, मैं बहुत तैयारी किया था, फ़ेल हो गया, अब शायद मैं नहीं निकाल पाऊंगा, इस वजह से मैंने पीना शुरू किया। तो क्या ये एडिक्शन के पहले के सिम्टम्स होते हैं, या ऐसे मान लें कि ये कारण है, या फिर इसको लोग बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं?
जो ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरे घर में झगड़ा हो गया या नौकरी छूट गई, इसके वजह से मैं पीना शुरू किया गया। पहला चीज़, अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तो उस व्यक्ति की वजह से छोड़ गई, उसके नशे की वजह से छोड़ के गई। नौकरी गई तो उसके नशे की वजह से गई। वो नशा सिर्फ बढ़ता है, छोड़ता नहीं है, वो बढ़ जाता है। वो बहाना करता है, एक बहाना चाहिए उसको पीने का, मौज मस्ती करने का। मैंने ऐसे बहुत से मरीजों को देखा है जिसकी बीवी मरी हुई थी, मेरे अपने केसेस की बात को, उसकी बीवी मरी हुई थी और बीवी के सामने बैठ के लाश के बाद बैठ कर खूब पी रहा था। सोचिए, बीवी मरी हुई है, बच्चे रो रहे हैं और बैठ कर वो पी रहा है। आप सोच सकते हैं किस हद तक पेशेंट जाता है, वो बैठ के पी रहा है। फिर लाश उठो, शमशान घाट गई, शमशान घाट भी बैठ के पिया, पहले पी लिया फिर लाश जली। आप ये सोच सकते हैं कि उसे घर में दुख है और पी रहा है, तो बहुत लोग सोच रहे लग रहा बीवी मर गई है, इसका दुख है, गम में पी रहा है। वो गम में नहीं पी रहा था, उसको गम था ही नहीं। अब उसको क्रेविंग हो रही थी, मानसिक उलझन हो रही थी, ठीक तो उसको गम, मगर मानसिक उलझन तो और उसका पेशेंट नशा बढ़ रहा था। और उसका क्या हुआ, आज भी वो पेशेंट नशा नहीं छोड़ पाया। उसका रीज़न है क्योंकि पेशेंट में उसको कोई समझाने वाला कोई नहीं है। जो पत्नी थी उसी के गम में उसने शरीर को त्याग दिया। ऐसे बहुत केसेस होते हैं। नशा, अगर पेशेंट नशा नहीं छोड़ता है तो घर वाले कोई साथ छोड़ देते हैं। बहुत ऐसे केसेस है जिसके बारे में आपको बताना शुरू करें तो आपको लगेगा कि इतने हद तक जाता है पेशेंट। और लेकिन मरीज तो ये मानने को तैयार नहीं होता है कि उसको बीमारी है, ठीक है, वो कभी नहीं तैयार होगा, क्योंकि उसको लगता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं शराब पीता हूँ, ये मानता है गलती करता हूँ, मगर उसके वजह से हमको कोई हानि नहीं होती है। पिताजी ने कमाए हैं, पिता का पैसा है तो हम पिएंगे। उनका ये मानना होता है ये संपत्ति मेरी है, मैं पीऊँगा, चाहे कुछ करूँ, चाहे घूम रहा हूँ, तुम्हारे घर का पैसा नहीं पीता हूँ, उसके दिमाग में ये होता। मैं एक केसेस बताता हूँ, मेरा खुद का एक केस था। यहाँ मेरे मरीज वो 1 महीने रहा, 1 महीने बाद उसकी मीटिंग हुई। मीटिंग में बाद उसकी लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, लीवर पूरा ख़राब था। डॉक्टर ने बोला था कि आप उसको कोई अल्कोहल नहीं दे सकते, या अब एक नमक भी जाएगा उस शरीर में ना तो बच नहीं पाएगा पेशेंट को। उसकी बीवी से मिले, वो अब पकड़ के वो रोने लगा पेशेंट, नहीं मुझे ले चलो, मैं अब ठीक हो जाऊंगा, बढ़िया हो गया हूँ, अब नहीं पीऊँगा, कान पकड़ रहा हूँ, उठक बैठक कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बीवी भाव विभोर हो गई, कही कि ठीक है एक मौका देती हूँ, ले चल रही हूँ। लेके गई, 10 दिन वो मरीज़ ठीक रहा। 10 दिन बाद क्या हुआ पेशेंट का, हमने मना भी किया कि अभी पेशेंट ठीक नहीं है, आपको घुमा रहा है पेशेंट, आपको बाला फुसला रहा है। कह रहे मैं जान नहीं हूँ मगर उनका भी मन है, थोड़ा देख लेती हूँ। मैं कहा देखिए, आपको मतलब आपको देखना है तो ले जाइए। ले गई और 20 दिन बाद मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर वो बहुत पी रहे हैं, क्या करें। हाँ, मैं कहा आप देख लीजिए, कौन दूर के आप रहने वाले हैं तो आसपास कोई देख लीजिए आप। तो आसपास के एडमिट कराई, फिर वहाँ से वो निकल गया, भाग गया वहाँ से, फिर घर पहुँच गया, कह रहे वहाँ रही नहीं, वो भाग गई है। तो फिर हमने कहा कि आप देख लीजिए, कुछ और करना तो बताइए, हम और उपाय बताते हैं। तो कह रहे हैं कि इनको ले सोच रहा हूँ कि मेदांता ले जाऊँ, वहाँ दिखा लाऊँ इनको, पैर बहुत सूजता जा रहा है और दिन रात ये पीते में रह रहे हैं। मैं कहा ले जाइए, लेट ना हो जाए कहीं पे, और जितना आप लेट कर रही हैं उतना लेट ना हो जाए। और लेके गई, दूसरे दिन वो फ़ोन कर रही हैं कि मेरे हस्बैंड रहे नहीं। मैं कहा कि वो बोलेंगे कि सर अगर आपकी बात मानी होती तो आज शायद मेरा पेशेंट और मेरा सुहाग जिंदा होता। मेरा पेशेंट हमारे पति हमारे सामने नहीं होते, मगर हम सिंदूर तो लगा रही होती। मैं कहा कहने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब जा चुका पेशेंट। कई बार ये भी देखा जाता है कि घर वालों की गलती की वजह से पेशेंट स्वर्गवास हो जाता है। कई बार देखा है मैंने, ऐसे कई केसेस देखा है जिस पेशेंट को शराब नहीं पीनी है, उसको घर में रहना है, सारी केयर करना है, घर वाले करते नहीं हैं और पेशेंट मर जाता है। ऐसे केसेस बहुत देखा गया हम लोगों ने, मानते नहीं है घर वाले। जब किसी मरीज को उनके घर से लाने जाते होंगे तो किस तरीके की समस्या होती है, क्योंकि कोई अपना प्यारा आशियाना छोड़ के नहीं आना चाहता है, वो भी अनजाने लोगों के बीच में, वो भी ये जानते हुए कि वहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, मेरी सारी आज़ादी जो है कमरे के अंदर ही तक है। तब आपको क्या बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको लाया जाता है ना, तो बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, जैसे विरोध का, खासकर पेशेंट का विरोध। मोहल्ले वालों का विरोध नहीं, वो तो कहते हैं भाई बहुत अच्छा हुआ लेके जाओ इसको, शांति आएगी। घर वाले भी कई लोग कहते हैं लेके जाओ शांति आएगी। पेशेंट रास्ते भर बहुत नाटक करता है, ऐसा नहीं है, मगर जब गाड़ी में बैठ जाता है तब उसको समझाया जाता है तो शांति से बैठ जाता है। मगर वो अपना अंतिम प्रयास करता रहता है कि कैसे मौका मिले और भाग जाए।
वो भागने का प्रयास करता है। एक पेशेंट बता रहा हूँ, हम गए पेशेंट लाने, जगह का नाम नहीं बताएंगे, चलिए जगह का नाम बता ही देता हूँ। पड़गौना जगह है। उस पेशेंट को उसके घर वाले ने क्या किया, हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे और उन्होंने बीवी कही कि अब चलिए जगाते हैं इनको। तो वो बेड के अंदर पी रहा था, स्मैक पी रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे। वो गई कि चलिए आ गए हैं लोग आपको ले जाने के लिए। वो बोली, अब वो पूरा कौन आया ले जाने, हाथ पैर पटक पटाने लगा। जब देखा 3-4 लोग हैं, बैठिए 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 से बोलने लगा और धीरे धीरे छत पे जाने लगा। हम लोगों को पता था नहीं कि छत पे जाके कूदेगा, ठीक है। वो धीरे धीरे गया, छत पे से धड़ाम से कूद गया, जाना ना पड़े इसलिए। हाँ, जाए नहीं, छत से कूदा और फरार हो गया। 3 मंजिले छत से कूदा और फरार हो गया। आप सोच लीजिए, उसको चोट भी नहीं आई। यहाँ तक आपको 3 मंजिले छत से कूदने का आ जाए, नहीं कूदेंगे। वो उन्माद होता है नशे का कि व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है। या आप समाज में देखते हो जितनी भी घटनाएं होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, चैन स्कैन की होती है, आपको साइकिल की चोरी, आप एंड जितनी घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्मैकिया शामिल होता है, कोकीन वाला ड्रगिस्ट शामिल होते हैं। जितने होते हैं घटनाएं होती हैं, राह चलते लूटपाट होती है, उसमें सब में यही लोग शामिल होते हैं। और आज मतलब समाज में जितनी आपराधिक घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं नशा शामिल होता है। यहाँ पे आने के बाद मरीजों को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि जो लती है उसको तो चाहिए, कैसे संभाला जाता है? देखिए, पहले तो मरीज जब आता है तो उसके एक टेस्ट कराते हैं हम लोग, बॉडी टेस्ट, ठीक है। जैसे वो गेट के अंदर आता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, वो जानता है कि अब हमको कोई चारा नहीं बचा कोई है। चारा नहीं है, अब हमको ट्रीटमेंट कराना ही कराना है। अब आया तो अंदर आने के बाद उसकी बॉडी टेस्ट कराते हैं ताकि हम लोग चेक करते हैं कि उसके शरीर में आंगन में कोई चोट वोट के निशान या कुछ तो है नहीं ना। हाँ, ऐसे वो घर से जब आता है तो कहीं ना कहीं मार पीट के आया ही रहता है, घर वाले मारे रहते हैं, कहीं बाहर पिटाया रहता है, गिरा रहता है, सर में चोट कहीं लगा रहता है। वो भी बहुत केयर करना पड़ता है हम लोगों को। आने के बाद उसकी जांच करता है, उसका विड्रॉल पीरियड शुरू होता है, डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड होता है 15 दिन का, उससे वो गुजरता है। उस समय वो बहुत क्रेविंग में रहता है, बहुत परेशान भी रहता है, उसको मेंटली और शारीरिक बहुत परेशानी रहती है। तो उसको हम लोग बहुत, हमारी टीम जो है वो लगी रहती है, उनको बहुत केयर करती है। एक पेशेंट है कि लगभग, अभी हम एक पेशेंट की बता रहा हूँ, तत्काल में पेशेंट है, वो तो एडिक्ट है, ये ड्रग एडिक्ट, गांजा का पेशेंट है। और एक दूसरा एडिक्ट है वो गेम का। वो रात भर वो गन चलाता रहता है और रात भर जगता, सोता नहीं है। 6 दिनों का सोया नहीं है, गन चलाता रहता है बस। खाना खाता है, खाना भी खा ले रहा है, सही से कर रहा है, बस रात दिन गैम्बिंग। अब वो गेम का भी नशा है और एडिक्शन का भी नशा है, सबका नशा करके बैठा हुआ वो। अब उसको छुड़ाने में लंबा समय लगेगा, हमको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ आने में बिल्कुल शांति रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत उत्पात मचाते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। जो केयर टेकर होते हैं उन पर भी हमला या कुछ ऐसा करते हैं? जी नहीं, जो केयर टेकर होते हैं उन पर कोई हमला नहीं करते। क्या होता है, शुरू में पेशेंट होता है ना, कभी सोचता है कि इधर से मौका मिले थोड़ा सा निकल के भाग जाए, वो मौका मिलता नहीं है उनको, ठीक है। तो उनको कहीं ना खुराफात रहती है ना, एक जगह बैठने की आदत नहीं होती है। क्योंकि जो नशा करने वाला हो तो वो कभी एक जगह बैठ जाता ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। घर पे भी नहीं बैठता है, यहाँ भी नहीं बैठना चाहता है, कभी सोएगा कभी उठेगा। तो यह एक रूल है, रेगुलेशन है, उसी के अनुसार आपको फॉलो करना होता है, उसी के साथ रहना होता है। और कोई व्यक्ति को रूल और रेगुलेशन में रखा जाएगा तो वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी। अगर भारत सरकार कोई रूल लागू करती है तो आम जनता को नुकसान परेशानी होती है, उसी तरह किसी व्यक्ति को एक बांध दिया जाए तो उसको नुकसान परेशानी तो होगी, तो वो इसलिए दिक्कत थोड़ी होती है। कई जगह तो ये भी अफवाहें हैं कि ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों में जो मरीज होते हैं उनको शारीरिक हिंसा दी जाती है, समय पे खाना नहीं दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए लोग नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए लोग जो है कूद के भाग जाते हैं। इसीलिए लोग, कई जगह तो ये भी बताया गया है कि वो लोग जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाते हैं ताकि जब उनके परिवार वाले उनको देखने आए तो उनको पता चले कि आप लोग जो है उनको मार रहे हैं, ताकि परिवार वाले लेके चले जाएं। जी जी, हाँ, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। जैसे जो नशा मुक्ति केंद्र की बात आती है, जो पेशेंट आप अफवाह कौन फैलाता है? पेशेंट ही बाहर निकल के फैलाता है ना, पेशेंट ही बताता है वहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। वो पेशेंट कौन बताता है? पहले जाने को नशा छोड़ चुका है कि नहीं छोड़ चुका है, वो तो छोड़ा नहीं है तभी अफवाह फैला रहा है कि ताकि वहाँ पे कोई ना जाए, वहाँ पे कोई जाए नहीं, हम भी नहीं जाएं। और जब कोई जाएगा नहीं, ऐसी संस्था नहीं रहेगी तो हम भी पिएंगे, आराम से मस्ती के साथ रहेंगे, कोई बंद ही नहीं कराएगा। तो घर वालों को लगता है कि अगर सबसे ईजी तरीका हो तो उनको बंद करा दो और ना वहाँ पड़ा रहेगा, घर में शांति रहेगी, वहाँ रहेगी। पेशेंट को समय से खाना देना, समय से उठाना, समय से एक्सरसाइज कराना, व्यायाम करना, योगा कराना, पढ़ाना। अब कि जो व्यक्ति 10 सालों से पढ़ा ना हो, कभी सुबह से दौड़ा ना हो,
समय सुबह 4 बजे जग जाए, 8 बजे 9 बजे का उसको नाश्ता मिल जाए, 8-9 बजे, फिर उसको दवा मिले, फिर उसको एक समय और टीवी देखने का, एक समय और खाना खाने का, एक समय और सोने का। अब एक इस क्रम में बांधा जाएगा तो व्यक्ति थोड़ा परेशान होगा ना। बुरा व्यक्ति हो उसको परेशानी तो होगी, और उसको घूमने की आदत तो दुनिया घूम के आता हो, रोज़ गाड़ी तेज चलाता हो, मतलब दिन भर मोबाइल पर चैटिंग करता हो, लोगों को परेशान करता हो, अब वो परेशान नहीं कर पा रहा, एक बंध गया हो, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? बाहर निकल कर तो हमारे अच्छा ही नहीं बतियाएगा ना, बुरा ही बतियाएगा। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, ये जानना चाह रही, क्योंकि कई जगह ये सारी चीज़ें, मेरे अब अपने आस पड़ोस की बात बताऊं तो ये चीज़ें हैं हमारे, हमें जितना सुनने को मिलता है कि ऐसे ऐसे केंद्रों में बड़ा मारा जाता है, इसीलिए ऐसे केंद्र होंगे। मैं अपने केंद्र की बात करूंगा, मैं दूसरे बाहर केंद्रों की इसलिए नहीं बात करूंगा, वहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं अपने केंद्र की बताता हूँ कि ऐसे बहुत से केंद्रों में हुआ है, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र बदनाम है आजकल भारत भर में। और एक दो पेपर की कटिंग में भी है। हाँ, एक कटिंग में भी आया हुआ है, क्योंकि देखिए पेपर में जो निकलता है वो एक व्यक्ति की निकाला जाता है, पेपर मीडिया तो अंदर जाती नहीं है। मैं आपको अभी मरीजों से मिलाऊंगा, अभी आप उनसे पूछिएगा कैसे रहते हो, क्या करते हो, दिनचर्या क्या हो, बताएगा, ठीक है। तो पेशेंट से आप पूछिएगा बिल्कुल। मगर जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं लगभग भारत में, जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, आप एम्स का उठा लीजिएगा, रिसर्च है उसमें कहा गया है कि भारत में 90% से 99% तक जो NGO चलते हैं, NGO के अंतर्गत जो नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं, प्रोफेशनल नहीं है। वही लोग नशा चला रहे हैं जो नशा छोड़ के या नशा कर रहे थे, अब उनको कोई पाया नहीं, सोचा कि चलो नशा मुक्ति केंद्र खोलता हूँ, चलाता हूँ। ऐसे बहुत से नशा मुक्ति केंद्र आपको भारत में खोजेंगे, मिल जाएंगे आपको। प्रोफेशनल नशा मुक्ति केंद्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे। और जहाँ प्रोफेशनल नशा मुक्ति केंद्र में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और घर वाले महंगे के चक्कर में वहाँ जाते नहीं, कहते बहुत महंगा है। तो सोचते हैं 10,000 में भी हमारा इलाज हो जाए, 5,000 में हमारा इलाज हो जाए, कौन से इनको सुधारना ही है ना, इनको 2 बार, यही सब उनकी धारणा होती है। और जहाँ प्रोफेशनल नशा मुक्ति के अंदर, वहाँ डॉक्टर भी होगा, साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, वहाँ काउंसलर होंगे, टोटल स्टाफ जो प्रोफेशनल होगा वो इलाज कर रहा होता है, वो उनकी काउंसलिंग कर रहा होता है, तब वहाँ पेशेंट सुधरता है। तो वहाँ तो मारपीट की घटना नहीं होगी। कैसे समझाएंगे? मतलब कोई मरीज आता होगा तो उसको पहले कैसे समझाया जाता है कि बेकार है, नशा नहीं करना चाहिए? कैसे? देखिए हम अपने यहाँ बताता हूँ, जैसे पेशेंट जब लाया जाता है ना, तो उसके बाद एक मतलब को जब नशे में है तो हम उसकी तत्काल काउंसलिंग नहीं करते हैं। पेशेंट जब नशा छोड़ता है, मतलब 12 घंटे बीत गया ना, 12 घंटे बैठने के बाद उसको बैठा के हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उसको प्रोसेस बताते हैं कि आपको यहाँ ऐसे रहना है, ऐसे करना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है, ऐसे करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको किस लिए लाया गया ये आप समझ लीजिए, उसको समझा दिया जाता है। आपके फैमिली मेम्बर ने भेजा ये भी बता दिया जाता है, ताकि पेशेंट के दिमाग में चला जाए कि हम कहाँ आए हैं, और वो हमारे ट्रीटमेंट में सपोर्ट करे। अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाए ना कि आप किस कब का है, तो वो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। ये हम काउंसलिंग फर्स्ट स्टेज है हमारा, और ये बताना ज़रूरी होता है। पेशेंट को बैठा के समझाते हैं हम लोग कि ये चीज़ आपका स्टेप को फॉलो करना है, वो फॉलो करता है पेशेंट हमारा। और डे टू डे सुबह से शाम को हमारे डॉक्टर्स आते हैं, उनके विजिट करते हैं, पेशेंट से जाकर मिलते हैं। कोई पेशेंट हो तो अगर पेशेंट को गले लगा लो, सर पे हाथ फेर दो ना उनके, तो कहते हैं उनको लगता है ना कि वो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं वो पेशेंट। ये चीज़ें होती है हमारे यहाँ। बच्चों जो बच्चे होते होंगे या जिनकी पढ़ाई चल रही होती है, उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखा जाता होगा? जी हाँ, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ जो IAS की तैयारी करते हैं, PCGA की तैयारी करते हैं। बहुत बड़े पढ़े लिखे लड़के आते हैं, PhD धारक भी लड़के आते हैं, तो उनकी एग्ज़ाम भी चलते रहते हैं। बहुत से बच्चों के होते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम चलता रहता है, उनको भी हम लोग पढ़ाई कराते हैं, उनकी तैयारी भी कराते हैं हम लोग। वो जो काउंसलर, उनका काम बनता है कि उस पेशेंट के समय के हिसाब से उनकी काउंसलिंग करना, यहाँ के सिस्टम को फॉलो कराना। और जो पेशेंट उनके घर से किताबें मंगवा दी जाती है ताकि वो किताब लेकर अपने रूम में बैठ कर पढ़ाई कर सके, उनकी टाइमिंग होती है, उसमें कोई डिस्टर्बिंग नहीं की जाती है उनको, और अपनी पूरी फॉलो करते हैं वो लोग सारी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कोई मरीज किसी संस्था में या किसी ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में क्यों जाए जब टीवियों पे इतना ऐड दिखाता है, फला वाली गोली सब्जी में मिला कर दीजिए, 7 दिन में नशा छूट जाएगा, ये इसको गर्म पानी में घोल के पिलाइए, नशा छूट जाएगा। जब ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं तो कोई अपने मरीज को यहाँ क्यों भेजे? ठीक है, उस कंपनी से कभी नहीं पूछा जाता है कि पेशेंट अगर पूरी तरह डिपेंड हो गया, मानसिक और साइकोलॉजिकल रूप से और शारीरिक रूप से जो पूरा डिपेंड हो गया हो, उस व्यक्ति को नशा कैसे छुड़ाया जाए।
वो लोगों के लिए है ना वो दवाइयाँ जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनकी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ी हुई है और पूरी तरह से ठीक है, थोड़ा स्वस्थ है, उनको दिया जा सकता है। मगर देने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होगा, अगर वो दिक्कत होगी, उसके बाद क्या सी जवाबदेही होगी। और ऑनलाइन मंगाया जाता है, कंपनी उनके पास जाती नहीं है और कंपनी का थोड़ा रूल और रेगुलेशन नहीं कोई पढ़ता है, सिर्फ एक समोसा हेडिंग पढ़ लेता है और बस हो गया, पिला दो। ये लोग करते हैं और बाद में छोड़ता नहीं है, 2-3 महीने बाद नहीं छोड़ा तो दोष देते हैं कंपनी की दवा बेकार है। उसका रूल है, रेगुलेशन होता है, सारी चीज़ होती है, संस्था का हर के रेगुलेशन, हमारे भी वहाँ के डिस्क्लेमर में जो लिखा होता है, आप कहना चाहते हैं वो लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। और हम ये बात करते हैं कि जो दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध होती है ना, मार्केट में जैसे जीरो एडिक्शन, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं दी जाती है और लोग मेडिकल स्टोर से भी खरीद के लेके जाते हैं। भाई हमारे घर में कोई पी रहा है, थोड़ा दवा दे दीजिए, उसको छुड़ा दे। वो ले दे देते हैं कि लो इसमें दाल में पिला देना, फिर उसको सब्जी में मिला के पिला देना, लोग खिलाते भी हैं। और उसके बाद उसको BP हाई हो जाती है, उसका लीवर में प्रॉब्लम है, तो बहुत सी दिक्कतें होती है, उल्टी शुरू हो जाती है, बहुत लोग हॉस्पिटल तक भी जाना पड़ जाता है, सीवियर हो जाते हैं, बहुत सीरियस केस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग हम मना करेंगे कि जो लोग बिना किसी के सलाह से, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से अगर दवा ले रहे हैं तो ना लें और ना अपने परिवारजनों को पिलाएं। मरीज को तो पता नहीं होता होगा कि उसको दवा दी जा रही है, अब वो दवा खाने के बाद शाम को जाके फिर पी लेता है वो। अगर सर देखिए क्या होता है कि उसमें सीधा कहा गया होता है कि पेशेंट अगर दवा दी गई है तो उसको शराब ना पीने दें। शराब पिएगा तो रिएक्शन करेगी दवा, और रिएक्शन करेगी तो बहुत से सिम्टम्स खड़े होंगे, स्किन डिजीज भी होगी, ब्रेन में भी BP हाई भी होगी, लीवर दस्त भी होगा, अलग अलग सिम्टम्स हैं उसको दिखाई देंगे। तो वो होगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो शराब पीना वर्जित होता है, शराब ना पीने दें उसको। शराब नहीं पिएगा तो ठीक हो जाएगा, वो शराब तो पिएगा। जब शराब पिएगा, अब शराब पीने वाला व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर जाकर पी रहा है और पीते पीते वहीं गिर गया। आप लोग बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि शराब की दुकान पे पीते हुए एक व्यक्ति की मौत, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से रीज़न होता होगा। वो लोग पिलाए होंगे, पिए मर गया तो उसके बाद कौन की जिम्मेदारी होगा? घर वाले उठाएंगे, लाश जला देंगे और क्या करेंगे? आए तो भरो ना। ये होता है, सही है। आपको एक बहुत मज़ेदार वाक़या बता रहा हूँ। हमारी टीम गई लाने के लिए पेशेंट को, और उसकी फैमिली बाहर रहती थी नैनीताल, और उसको जब लेके चले लोग तो बीच में पुलिस वालों ने रोका तो शीशा जब नीचे हुआ तो चिल्लाना शुरू किया कि मुझे किडनैप कर लिया गया। चारों तरफ पुलिस थी, चेकिंग चल रही थी उस वक्त, किडनैप कर लिया। अब पुलिस वालों ने बंदूक तान लिया, सही में किडनैपिंग हो गई है, बॉर्डर ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब पता नहीं, आपको लोग उतारो, जैसे पुलिस होती है ना पूरी एक्शन में, उतरो। स्टाफ उतरा बाहर, बताया कि ये इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, हम लोग नशा मुक्ति केंद्र के हैं। हाँ, फाइल देखा गया उसका, इसके फैमिली वाले कहाँ हैं, फैमिली से बात हुई। फिर उसके घर वाले कहे कि उसको हम लोग भेज रहे, बहुत पीने लगा था, हम लोग घर पर नहीं रहते हैं, और घर वाले पूरा तराह कर दे, उसकी बीबी बहुत मारता पीटता है। तब कहेगा अच्छा काम कर रहे हो, अब इसको भेजो और ले जाओ। पेशेंट वहाँ चुप हो गया। फिर एक और थाने के पास आया, वहाँ भी चिल्लाया वो, हाँ किडनैप। तो उसको बताया गया पुलिस वालों की ऐसी कहानी है, तब खुद छोड़े। मगर सोचिए कि ये हालात होते हैं पेशेंट को कि वो हर अख्तियार अपना लेता है कि हमको किडनैप किया गया, हमको ले जाया जा रहा, यहाँ तक सारी चीज़ें। हाँ, बचने का इसीलिए तो हम लोग प्रोसेस पूरा होता है, लिखित सारी चीज़ ली जाती है घर वालों से, ताकि अगर प्रशासन हमसे पूछे किस बिना पर हम ले जा रहे हैं तो हम उनको बता सकें सारी चीज़ें। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।